ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर अपूर्वानंद जी साढ़े नाल इस विषय पर गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे लेक्चर में बोला कि मुसलमानों के देश से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है जब से ये भाजपा ताकत में आई है, तो ये किस तरीके से हो रहा है सारा कुछ? ये इस तरह से हो रहा है कि हम देख रहे हैं चारों तरफ मुसलमानों पर अलग अलग हमले हो रहे हैं, शारीरिक हमले हैं, या कह कर कि वे गोहत्या कर रहे हैं या गोमांस खा रहे हैं। तो गाय को एक साधन बनाया जा रहा है मुसलमानों पर हमला करने के लिए। ऐसे कानून राज्य बना रहे हैं जिन कानूनों में कहा जा रहा है कि वे किसी भी प्रकार का गोमांस, यहाँ तक कि भैंसे का मांस या कुछ भी नहीं खाया जा सकता है। यह एक प्रतीकात्मक चीज़ भी है, लेकिन यह वास्तविक चीज़ भी है, क्योंकि मुसलमानों में ज़्यादातर गरीब लोग हैं और अगर उन्हें प्रोटीन का कोई साधन है तो यह गोश्त है जो सस्ता मिलता है, लेकिन अब उनको इस जरिए से वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह बूचड़ खाने बंद किए गए और गोश्त की दुकानें बंद की गई या कह के कि वे गैर कानूनी हैं, उनसे मुसलमानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि ज़्यादातर गोश्त की दुकानें मुसलमानों की हैं और वो बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं और बूचड़ खानों से जुड़े हुए मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि उससे जुड़े हुए दलित भी हैं और हिंदू भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा, कि दो तरफा हमला है, एक प्रतीकात्मक और दूसरा वास्तविक। प्रतीकात्मक हमला यह है कि हम आपके रहन सहन, रीत रिवाज को ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपको इस देश के हिंदुओं के रहन सहन और रीत रिवाज के मुताबिक चलना होगा। और वास्तविक रूप में इस तरह है कि हम आपकी आर्थिक रीढ़ तोड़ देंगे। तो और तीसरा कि चुनावी राजनीति में अब मुसलमान यह देख रहे हैं कि उनके बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं, यानी उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके, उनके डर को, उनके भय को, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो खुलेआम अपनी सभाओं में मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करते हैं। वे पूरे राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो जब वे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो वे मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब तक, आज तक के करियर में उन्होंने मुसलमानों को गालियां देकर, उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार करके ही अपनी जिंदगी गुजारी है। इसके मतलब ये हुए कि अब मुसलमानों की परवाह बिल्कुल ही नहीं भारतीय राजनीति कर रही है। जब मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है, तो इस तरह। मैं आपका लेक्चर सुन रहा था तो आपने बोला था कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, दलितों पे हो रहे हैं और ख़ास करके लेफ्ट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देश में और भी बहुत सारी मिनॉरिटीज़ हैं, वो भी बोल रही हैं कि हम पर भी हमले हो रहे हैं। जैसे सिख बोल रहे हैं, जैनी बोल रहे हैं कि हमें भी अपने में जज़ब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल कोशिश हो रही है। यह कहा जाता है कि सिख और जैन और बौद्ध और इस तरह के धर्म दरअसल हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, है ना, और चूंकि वे भारतीय धर्म हैं, तो इस तरह करके एक हिंदू धर्म का बड़ा सा छाता, उस छाते के नीचे इन सारे धर्मों को लाया जाता है। इस्लाम के बारे में भी ये कहते हैं कि ये दरअसल जो मुसलमान हैं, ये दरअसल मोहम्मदी हिंदू हैं। ये पहले ये कहते थे, अभी भी कहते हैं। तो हर किसी को किसी न किसी तरह से हिंदू की शाखा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी कम से कम मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सिखों के भीतर या जैनियों के भीतर से या बौद्धों के भीतर से ऐसी कोई मजबूत आवाज़ उभर रही हो जो ये कह रही हो कि यह कोशिश गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कर रहा है वो गलत है। सिखों के भीतर से ऐसा विरोध मुझे नहीं दिखाई पड़ा है, सिखों की धार्मिक संस्थाओं की ओर से, बाकियों की ओर से। यानी सिख और जैन और बौद्ध अपने आप को उस तरह का अल्पसंख्यक नहीं मानते शायद जैसे अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमानों पर जब हमला होता है तो इनकी तरफ से आवाज़ उठते हुए मैंने सुनी ही नहीं। जो भाजपा की तरफ से हिंदू राष्ट्र और जो आपको RSS कह सकते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दौड़ लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच गए और कितनी तेज़ी से वो उस तरफ बढ़ रहे हैं?
काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं, अंतिम तौर पे नहीं, क्योंकि भारत का संविधान बचा हुआ है। लेकिन संविधान तो आखिरकार एक किताब है और उसको लागू करने वाले लोग होते हैं, राज्य सत्ता होती है। संविधान अपनी जगह पे बना रहे, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ रहते हैं और हम उनके खिलाफ आचरण करते रहते हैं, उसी तरह संविधान अपनी जगह पर रहे और सरकार उसके खिलाफ आचरण करते रहे, तो कुछ करने का रास्ता आपके पास नहीं बच जाता। मेरी ये समझ है कि खतरा काफ़ी ज़्यादा है और हम कगार पे पहुंच चुके हैं और लौटने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। वैसे ही जैसे कोई आदमी खाई के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए तो गिरने का डर ज़्यादा होता है, उसको वापस लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपने आप को लाना पड़ता है, यानी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो इसमें लेफ्ट पार्टीज कहाँ खड़ी है इसको कंगार से वापस लाने के लिए? यह उनका फ़र्ज़ है, लेकिन वे खुद अभी राजनीतिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। एक तो उन्हें अपने फ़र्ज़ की याद करनी चाहिए, दूसरे उन्हें अपना आलस छोड़ना चाहिए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टियां सड़क पर नहीं हैं, लोगों के बीच नहीं हैं, वे अपने दफ्तरों में हैं और अपने विचारों में हैं। जब तक वे बाहर नहीं निकलेंगी, लोगों के बीच नहीं जाएंगी, काम करना नहीं शुरू करेंगी, तब तक लोगों से उनका रिश्ता नहीं बनेगा। पंजाब में भी अभी इलेक्शन हुए तो बहुत कम वोट मिली लेफ्ट पार्टी को, सभी को। तो पंजाब में भी आपको यही रीज़न लगता है कि जो लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिल रही? उसकी देखिए, पंजाब में मैं अलग अलग जगह गया हूँ और मैंने ये देखा है कि वामपंथी विचारों को लेकर आकर्षण बहुत है, वरना इतने लोग कहाँ से आते। लेकिन जैसे पंजाब की जनता वैसे भारत की जनता, उसको ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों की राज सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर आप चुनाव लड़ते हैं तो सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब आपकी दिलचस्पी सरकार बनाने में ही नहीं है, आप इस तरह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर जनता को भी लगता है कि आपको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। वो एक आप उस लड़ाई में शामिल नहीं है जो राज सत्ता की लड़ाई है। पूरे भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो 1952 से लेकर अब तक उन्होंने यह भारत की जनता को नहीं कहा कि हम भी सरकार बनाना चाहते हैं। पर एक जो यूथ है वो नहीं जुड़ रहा, वो क्यों जुड़ रहा? वो इसी वजह से, अब जल जंगल जमीन का सवाल, आदिवासियों के अधिकार का सवाल, ये परमाणु संयंत्र के लगने का सवाल, नदियों पर कब्जे का सवाल, ये सारे सवाल हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियों के सवाल थे, लेकिन इनको तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने नहीं उठाया, इनको ज्यादातर दूसरे सामाजिक आंदोलनों ने उठाया। तो नौजवान उन आंदोलनों से जुड़े हैं। आप झारखंड चले जाएं, आप उड़ीसा चले जाएं, आप केरल चले जाएं, आप दूसरी जगह चले जाएं, उन छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन हैं। सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये दूसरे आंदोलन। तो ऐसा नहीं है कि उनसे लोग जुड़ते नहीं हैं, लेकिन ये सारे सवाल ऐसे थे जो कम्युनिस्ट पार्टियों के होने चाहिए थे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਪੂਰਵ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ।